नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जहां एक चरण संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरे चरण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान में हर पल घड़ी की टिक टिक की आवाज राजनेताओं पर भारी पड़ रही है। चुनाव के ऐलान होने के बाद ही जम्मू कश्मीर उत्साह और उमंग बढ़ गया था और इसी उत्साह के चलते पहले चरण में लोगों ने बाहर आकर बंपर वोटिंग की है, जिसकी बदौलत पहले चरण में करीब 60% वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना लोकतंत्र की निशानी तो है ही, इसके साथ साथ राजनीतिक दल भी अगले 2 चरणों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वहीं जहां बीजेपी से दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ गठबंधन कर कांग्रेस भी प्रचार प्रसार को धार देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान से मीठे पकवान परोसने का काम किया, लेकिन यह मिठास आम लोगों तक पहुंचेगी या नहीं, यह 8 अक्टूबर को साफ होगा। सुनिए। नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। तो आपने सुना राहुल गांधी को। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, 2 रैलियों को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो 56 इंच का सीना अब नहीं है, वो कम हो चुका है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैं उन्हें सामने से देखता हूं। वो जो कानून लाते हैं, जो करना चाहते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें फिर से दोबारा से करना पड़ता है, यानी उसका संशोधन करना पड़ता है या उसको बदलना पड़ता है। ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन नफरत की या फिर मोहब्बत की दुकान का जो जिक्र राहुल गांधी करते हैं, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश पंत जी, बीजेपी के नेता ज्वाइन हो चुके हैं। मलिक जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और दिनेश मल्होत्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस खास विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। राहुल गांधी के तीर आप देख रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि वो 56 इंच का सीना कहां गया, वो तो गायब हो गया। अब वो कॉन्फिडेंस पीएम मोदी में नहीं है जो पहले था। क्या जवाब देंगे आप? राहुल गांधी का सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है और पिछले काफ़ी अरसे से कांग्रेस के लोग और उनके जो आसपास की कोटरी है, उनको सियासत पढ़ाने की कोशिश कर रही है, राजनीति पढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो उपाध्यक्ष रहते हुए 27 बार फेल हो चुके हैं। तो इसलिए जो उनका सब्जेक्ट है उसमें ही वो फेल हो रहे हैं, तो साइकोलॉजी कहां से पढ़ेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री जी के कॉन्फिडेंस की, तो राहुल गांधी के दादा फिरोज खान नहीं, राहुल गांधी के परदादा
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेहरू जी 2 बार चुनकर आए और 1 बार नॉमिनेट हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता के द्वारा 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो कॉन्फिडेंस किसमें है ये आपको पता है। और पिछले दिनों जो यहाँ पर रैली हुई किश्तवाड़ में, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर, फ्लेवर, और वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लबरेज थे। और जम्मू कश्मीर की बात जब वो करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बदलाव की बात करते हैं, 3 परिवारों से जो इस जम्मू कश्मीर को छुड़ाने की बात करते हैं। और ये सीधी लड़ाई, उन्होंने कहा था कि सीधी लड़ाई जो है वो जम्मू भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके बीच में या 3 परिवारों के बीच में नहीं है, ये जम्मू के युवाओं के बीच में और इन 3 परिवारों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा छेड़ा गया युद्ध जो 2014 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने छेड़ा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को प्रगति के रास्ते पर आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस देश को लड़ा रहे हैं, देश के युवाओं को लड़ा रही हैं, जातिवाद पे लड़ाई की जा रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, ये तमाम चीजें कही हैं। ये 1984 भूल जाते हैं कि एक परिवार को खुश करने के लिए इतने सारे सिख भाइयों की हत्या कर दी गई, और लड़ा कौन रहा है? आरएसएस लड़ा रहा है। अभी आप देखिए वहां पर जाकर साउथ में जितना काम संघ ने किया है, और इनकी दादी के खुद अल्फाज क्या थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के तब के अल्फाज क्या थे संघ के बारे में, वो ज्यादा राहुल गांधी को संघ के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ओके जावेद जी, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा। जावेद जी क्या कहेंगे आज की टिप्पणी पर? प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस गिर चुका है, राहुल गांधी ने कहा है, और बार बार वो अपनी मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हैं। मोहब्बत की दुकान का कितना मीठा पकवान है या कितना तीखा पकवान है, ये तो जनता बताएगी, और 8 अक्टूबर को ये रिजल्ट भी सामने आएंगे, परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना अब खत्म हो चुका है। ऐसा होता तो अमेरिका में शायद डंका नहीं बजता। क्यों अब अमेरिका वीजा नहीं दे रहा है, भारत को बिना वीजा के बुला रहा है? 6 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है वीजा का, विजिटर वीजा का भी दिल्ली में, और अमेरिका में मोदी जी हैं। खैर वो बहरहाल बात अलग है। अभी जो भाषण दिया राहुल जी ने, मैं उनकी एक बात से सहमत हूँ कि भाई से भाई को लड़ाते हैं। 1.5 साल हो गया है, मणिपुर चल रहा है, वो उसका उदाहरण है, आप इससे अंदाजा लगाएं। दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल मोदी जी का क्यों कम है। ब्रॉडकास्टर बिल किसने वापस लिया? मोदी जी ने वापस लिया। कांग्रेस जेपीसी ने किसने भेजा उनको? मोदी जी ने भेजा। इससे पहले भी कई बिल इन्होंने वापस लिए, और किसानों के ऊपर जो बिल आए थे काले कानून, वो भी वापस लेने पड़े थे इन्हें। और अभी प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था। अभी राकेश भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने युद्ध किया था। मोदी जी ने जो मूर्ति का उद्घाटन किया था 36 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में बनी थी छत्रपति शिवाजी की, तो उनके ही 8 महीने में वो ध्वस्त हो जाती है। तो भ्रष्टाचार क्या है? और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलीगल है, और सबसे ज्यादा 12,000 करोड़ रुपया इनके पास आया है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? चंदा लो धंधा लो, वो भाजपा कर रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? जम्मू कश्मीर में कौन जीतेगा? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जनता जीतने वाली है। हमने मिठाई का भी ऑर्डर दे दिया है, 8 तारीख को राकेश भाई को मिठाई खिलाएंगे। और आपकी तो अपनी दुकान है, मीठी दुकान है, इसीलिए बढ़िया मिठाई बनवाएंगे, मिठाई बनवाएंगे। दूसरों का भी बना हो, हमारा भी बना हो, दूसरों का भी बना हो, उनको भी रोजगार मिलेगा। जो मिठाई बेचते हैं हमारे भाई, उनको भी रोजगार देंगे। तो इसलिए जो 1 लाख नौकरियां खाली पड़ी है जम्मू कश्मीर में, वो तो भरेंगे ही भरेंगे। हलवाइयों को भी रोजगार देने वाली है कांग्रेस पार्टी। 8 तारीख को सबको मिठाई खिलाएंगे, राकेश भाई को स्पेशली मिठाई खिलाएंगे। ठीक है, हम दोनों साथ आएंगे और आपकी मिठाई जरूर खाएंगे, लेकिन वो फिर से मैं कहूंगा कि जनता ही तय करेगी कि कौन मिठाई खाएगा और कौन खिलाएगा। राकेश जी, मैं जल्दी से जवाब आपसे लेना चाहूंगा। जावेद जी ने कहा कि अग्निवीर कानून पे जो आपने जो किसानों पे कानून लाया था, उसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कमियां थी, इस वजह से जरूरत पड़ी? ये तमाम जो चीजें सामने आई, इस वजह से राहुल गांधी आप पर हावी हो रहे हैं? राहुल गांधी हावी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इस देश की जनता फैसला करेगी। और यहाँ तक अग्निवीर और किसानों के जो बिल थे जो वापस किए उनकी बात है, तो आप समझते हैं कि किस तरह से किसानों को यहाँ पर वर्गलाया गया, किस तरह से जैसे उसका असर तो हमने देखा हरियाणा के अंदर। और उसके बाद तो आप 5 सीटें हार गए, 10 सीटें जीतते थे लोकसभा में। मैं वही बात कर रहा हूँ कि किस तरह
आप लोगों ने जैसे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, वही डफली जो है वो उत्तर प्रदेश में बजाई, और इसी तरह से आपने हमारे अग्निवीर जो हैं उनको भी आपने इसी तरह से भड़काने की कोशिश की। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि संशोधन तो आपने किया ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन गलतियां तो हुई हैं। जब देश विरोधी ताकतों का बीच में समावेश हो गया इन किसानों के, आपको क्या लगता है वहां किसान बैठे थे, और जो देश विरोधी ताकतें जब उनमें सम्मिलित हुई तो उसके नहीं थे तो संशोधन क्यों किया कानून? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा किसानों के साथ जो लोग देश विरोधी ताकतें जो बाहर से मिल गई, वो उनका देश की स्थिति पर क्या असर पड़ा, इसको देखते हुए वो जो किसानों के बिल जो है वो वापस लिए गए। इसमें मुझे लगता है कि कोई खुश होने वाली बात। मैं इस पर भी बातचीत करूंगा, देश जो विरोधी ताकतों की आपने बात की। फिलहाल मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सीधे मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप 4 बजे का दमदार डिबेट बात भारत की देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें एक चरण संपन्न हो चुका है, 2 चरण बाकी हैं, और उसके बाद फाइनली जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव के परिणाम भी निकलकर सामने आएंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, राकेश जी, मलिक जी और दिनेश मल्होत्रा जी हैं। मैं जरा अब दिनेश जी आपका रुख करना चाहूंगा। दिनेश जी, आज की रैली और राहुल गांधी की ये जो बड़ी बातें हैं, ये तमाम चीजें हैं, ठीक दूसरे चरण से कुछ घंटे पहले ये दिया है, क्या लगता है दूसरे चरण में इसका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? दिनेश जी आपका आज ठीक है, बोलिए, आपका ऑडियो कट रहा था, बोलिए। आज अभी कुछ देर पहले चुनाव की जो इलेक्शन कैंपेन है वो खत्म हो जाएगी, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं सबको मोबिलाइज करने की, अपने आप को कन्विंस करने की वोटर्स को। आज राहुल गांधी जी ने 2 रैलीज की, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी डोडा में रैली की, कटरा में रैली की, तो उन्होंने कश्मीर में भी रैली की। तो मुझे ये लगता है कि फर्स्ट फेज में जो पोलिंग हुई है, ब्रिस्क पोलिंग हुई है, बम्पर पोलिंग हुई है, उसको लेके सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सस्पेंस है। चाहे ऑन रिकॉर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी जो मर्जी कहें कि हमारे फेवर में है, या दूसरी कहती है हमारे फेवर में है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी में सस्पेंस है, क्योंकि इतनी अच्छी पोलिंग कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे फेवर में या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हुई है। इसलिए दूसरे फेज में और तीसरे फेज में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये जोर लगाएंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस किया जाए और अपने वोटर को मोबिलाइज किया जाए और हम मैक्सिमम सीटें जीत पाए। और सेकंड फेज कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी और पीडीपी के लिए भी, तीनों के लिए क्रूशियल है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी के लिए ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण सभी दलों के लिए दूसरा जो चरण आ रहा है, पहले चरण को देखते हुए, पहले चरण को आधार बनाते हुए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बॉडी लैंग्वेज या जो उनके एक्सप्रेशन जो जब बाहर वो वोट करने के लिए आ रहे थे, क्या लगता है उसके आधार पर दूसरे चरण का रुझान क्या रहेगा, किसकी तरफ ये हवा जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए शीतल जी, जो जम्मू कश्मीर को हम ना देश के दूसरे इलाकों के साथ नहीं जोड़ सकते जी। जम्मू कश्मीर एक मिनी इंडिया है। अगर जम्मू कश्मीर में, साउथ कश्मीर में कोई हवा चल रही है तो जरूरी नहीं कि वो हवा नॉर्थ कश्मीर में चले। ठीक है, जो हवा नॉर्थ कश्मीर में चल रही है वो जरूरी वो सेंट्रल कश्मीर में चले। जो कंपेनिंग, जो इश्यूज चुनाव रीजन में है, वो जरूरी नहीं कि वो वही इशू पीर पंजाब वैली में हो और वही रीजन जम्मू में हो, पुंछ में हो। इसलिए एक फेस के बेस पे ये कहना कि उस पार्टी की हवा चल रही है, मुझे लगता है ये बेईमानी होगा। सभी फेसेस के चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू, उधमपुर, सांबा, ये कठुआ या डिफरेंट इश्यूज हैं। सर दिनेश जी, कांग्रेस कहां पर एग्जिस्ट कर रही है अभी, क्या देख रहे हैं आप इस गठबंधन में? क्योंकि जब गठबंधन बना था तो उस समय काफी इसका विरोध भी हुआ था, बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा गया था, खासतौर पर धारा 370 के मामले को लेकर, उसके लौटाने को लेकर, या पीएसए को खत्म करने को लेकर, कैदियों को रिहा करने को लेकर, ये तमाम मुद्दे थे। कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी और बीच का रास्ता ढूंढ रही थी। अभी के समय राहुल गांधी के आने के बाद कितना बदलाव होगा और कहां पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, कांग्रेस को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाना पड़ा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओपनली ये मांग कर दी थी कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे और
2002 वाली जो ग्रेटर ऑटोनॉमी है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कांग्रेस के एजेंडा में ये नहीं है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी कांग्रेस इन डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। कुछ देर कांग्रेस डिफेंसिव रहेगी। अब राहुल गांधी ने जो 2 रैलीज की हैं उसके बाद कांग्रेस में मुझे लगता है कि थर्ड फेज में कांग्रेस का मॉरल बूस्टिंग होगी। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे कैंपेन चलती है। ठीक है, ओके। मैं वापस राकेश जी आप ही के पास आना चाहूँगा। राकेश जी, जिस तरह से जावेद जी ने कहा कि तमाम चीज़ें जो हुई या कानून या जो भी चीज़ें हो रही थी, आपने कहा कि देश विरोधी ताकतें, हम इस वक्त ये मान रहे हैं कि ग्लोबली या फिर पूरे विश्व स्तर पर भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उसकी बात भी, उसका जिक्र भी बार बार करते हैं। फिर भी क्या अभी भी हमें देश विरोधी ताकतों से डरना चाहिए या डर के रहना चाहिए, जो आपने जिक्र किया था? नहीं, हमें देश विरोधी ताकतों से डर के नहीं रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने यही कहा कि भारत की जो प्रगति हो रही है, भारत की तरक्की हो रही है हर एक फील्ड में, उसको कि कहीं ना कहीं ये जो ताकतें हैं ये पचा नहीं पा रही हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, भारत एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति बन रहा है, उसी को रोकने के लिए इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान भी करता है, और उसके साथ बहुत और सारी ताकतें भी जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसी ना किसी तरह से इस देश की प्रगति को रोकना, भारत जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पूरे विश्व में। अगर आप यूक्रेन और रशिया की जंग देख लीजिए, या बाकी और सारे मसले जो है वो यूएनओ देख लीजिए, उसके बाद और जितने भी अभी विश्व के पटल फिर पर वही जो सवाल आता है राकेश जी कि आप कह रहे हैं रूस यूक्रेन का जंग, विपक्ष कह रहा है मणिपुर आपसे संभला नहीं जाता। तो भाई मणिपुर की तरफ मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, मणिपुर में कई मैं सारे लोग वहां पर एंट्री कर चुके हैं। दो समुदायों के बीच की ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है, तो क्या अपने देश में जो हिंसाएं हो रही हैं पिछले 14-15 महीने से ज्यादा ही मुझे लगता है समय हो चुका है। शीतल, मैं यही कह रहा था कि मैं नहीं कह रहा हूं ये यूक्रेन और रशिया की जंग, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और खुद जो यूक्रेन के जेलेंस्की हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है इसमें रशिया से हमारी जंग को रोकने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कह रही है। तो यहां तक वो सवाल है, और आप भी इस बात को जानते हैं कि विश्व पटल पर अब भारत का रोल जो है वो पहले 2014 के पहले वाला रोल नहीं रहा। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि जो देश के अन्य राज्यों में हिंसाएं हो रही हैं उनको रोकना हमारी प्राथमिकता है? बिल्कुल प्राथमिकता है, तो इसीलिए तो उस पर काम किया जाना चाहिए, और उस पर काम चल रहा है। इसीलिए तो आप देखेंगे मणिपुर जो है उसमें जितने भी मणिपुर में शांति क्यों नहीं है? वहां तो आपकी सरकार है ना। वहां पर जो स्थितियां हैं, वहां पर जो म्यांमार से जो लोग वहां पर आकर घुसे हैं, इलीगल वहां पर माइग्रेशन हुई है, बाहर से लोग जो आए हैं, उन्होंने वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके साथ वहां पर क्या सलूक करना शुरू किया है, ये सारी चीजें देखने के बाद, और उसके बाद वहां पर भारतीय सरकार के जो मंत्री हैं उनकी वहां पर ड्यूटीज भी वहां पर लगी हैं ताकि उस स्थिति को संभाला जाए। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि वो स्थिति जो है वो संभल रही है, और दोनों जो ग्रुप वहां पर हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बन रही है, और मणिपुर जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर अग्रसर होगा। ठीक है। दूसरे चरण का चुनाव बहुत जल्द है। राकेश जी, क्या लगता है बीजेपी पहले चरण के बाद कहां पर खड़ी है, और किस अंदाज में अब आपका, हालांकि आज तो प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, लेकिन क्या लगता है बीजेपी का जो नारा था 50 पार या सरकार बनाने का जो दावा आप कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, क्या लगता है कहां पर अभी ये चल रहा है? मुझे आप सिर्फ 2 मिनट मुझे जरूर देंगे। तो ब्रेक यहाँ भी है, तक ब्रेक पर भी जाना है, बिल्कुल थोड़ा मैं जल्दी से। यहाँ तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी की अभी आपने बात करी, 7 तारीख को वो विदेशी दौरे पर चले जाते हैं, 17 तारीख को वापस आते हैं, 10 दिन का दौरा रहता है। इससे ये पता चलता है कि हाउ सीरियस ही इज अबाउट द इलेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक बात होगी। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वहां हम लोग पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी और बाकी राष्ट्रीय जो नेता हैं हमारे, और कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में इन्वॉल्व है, रैलीज हो रही हैं, और हमारा जो सपना है कि भारतीय जनता पार्टी पहली दफे अपना मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में देने जा रही है, और हम 50 का आंकड़ा जो है वो पार करेंगे। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं जवाब लूंगा जावेद जी, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अपने सभी मेहमानों के पास में जाना चाहूँगा। फिलहाल इस वक्त जावेद जी के पास जाकर उनसे भी जवाब लेंगे राकेश पंत जी की बात का, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि इस वक्त राहुल गांधी इन चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, वो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं और कई दिनों तक वहां पर उनकी यात्रा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। जावेद जी, क्या वाकई में राहुल गांधी के अंदर वो सीरियसनेस नहीं है अभी भी चुनाव को लेकर? इन्हें सोते हैं तो राहुल जी दिखते हैं, जागते हैं तो राहुल जी दिखते हैं, तो उससे पता लगता है कितना डर है इनके अंदर कांग्रेस और राहुल जी को लेकर। दूसरा भी राकेश भाई ने एक बात बोली कि विदेशों में विदेश मीडिया कह रही थी कि वॉर रुकवा दी। भाजपा ने ही अपना एड चलाया था, पापा ने वॉर रुकवा दी, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वॉर रुके। और जेलेंस्की से मिले मोदी जी को कहा जेलेंस्की ने कि भाई आप रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, हमारे बहुत मदद होगी, वॉर रुक जाएगी। लेकिन फिर रशिया से तेल ले रहे हैं आप लोग। तो आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और विदेशों की बात आप बहुत करते हो, मुझे समझ में नहीं आता कौन से मानक है जो आकेंगे कि भाई आप विदेशों में अच्छा कर रहे हैं। डॉलर 84 पार है, पाउंड जो है वो 111 पार है रुपए के मुकाबले। वीजा अमेरिका की आप वीजा ले लीजिए, अगर अपॉइंटमेंट 6 महीने का मिल जाए तो मैं भी नहीं। तो आप ये सब केवल इवेंट मैनेजमेंट से, टीवी से के माध्यम से और ये नौटंकी करके आप दिखाते हो विश्व में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। भुखमरी में 125 देशों की सूची में हमारा 111वां नंबर है। पासपोर्ट हैंडलिंग इंडेक्स की रिपोर्ट अभी आई थी, उसमें 85 नंबर है हमारा 120 देशों की सूची में। तो ना हमारा पासपोर्ट की ताकत बढ़ रही है, ना हमें कोई देश वीजा दे रहा है, ना हमारे रुपए की कीमत बढ़ रही है। तो वो पैसा का मतलब क्या ताकत बढ़ रही है हमारे देश की? और आप कह रहे हो कि हमारे देश की तरक्की हो रही, बहुमुखी विकास हो रहा है। आर्मी में 1.5 लाख पद खाली पड़े और अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आए हो। वो अग्निवीर मध्य प्रदेश में डकैती डाल रहे हैं और वहां पंजाब में रोड पे लूटमार कर रहे हैं। और दूसरा, रेलवे में रोज पिछले 100 दिनों का आप आंकड़ा उठा लिए, 40 से ज्यादा हादसे हो गए। 3,12,000 वैकेंसी रेलवे में खाली पड़े, मंत्री जी ने स्वयं संसद में बताया। तो कहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है भाजपा के दिमाग में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। और जो भाजपा के साथी मेरे बड़े भाई आदरणीय है, वो झूठ बोलते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 साल हो गए जम्मू कश्मीर में, क्या विकास हुआ? सारी सरकारी 65% नौकरियां खाली पड़ी है वहां पे। जो शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, उनको 27,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि यूजीसी कहता है उन्हें 57,000 रुपए प्रति महीना मिलना चाहिए। तो वो कौन सा विकास है? बेरोजगारी में कश्मीर नंबर 2 है, अब नंबर 1 पे आ गया। राकेश जी, जवाब दीजिएगा। 45 साल का रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ चुके हैं बेरोजगारी में। ठीक है, तो कहाँ विकास हो रहा है भाई? जावेद जी कह रहे हैं कि कहाँ विकास हुआ है, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है पिछले 10 साल से। 27,000 रुपया दे रहे हैं, आप लोग 57 मिलना चाहिए, यूजीसी कहता है। आप लोगों ने तो 1,500 रुपए में हमारे पीएचडी के लोगों को लगा दिया। वहां पर लगाया कि नहीं लगाया आपने? उसके बाद रैबरे ज़राअत, उसके बाद रैबरे खेल, इनको 3-3 हज़ार रुपए आप लोग देते थे इतने पढ़े लिखे लोगों को। इस पर अरे इस पर रोशनी डालिए पहले थोड़ी सी। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस पर रोशनी डालिए ना पहले थोड़ी सी, इस पर भी रोशनी डालिए। जो योजनाएं आप लोगों ने शुरू की, 3-3 हज़ार रुपए पे आपने पीएचडी कर रहे उन लोगों को लगाया। हमारा तो गनीमत समझिए कि हम 27 तो दे रहे हैं। और यहाँ तक विकास की बात, यहाँ तक जावेद भाई रुक जाइए। तो यूजीसी के मानक नहीं पूरे हम अरे जावेद भाई सुन लीजिए ना, पूरे मानक के साथ देश को चलाया है। कि आप 3,000 का अपना आंकड़ा लिया है, ताकि ऐसे ही जैसे कहा कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े बताए मेरे भाई। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड 111 में चल रहा है रुपए के मुकाबले, और डॉलर 85 का चल रहा है, 84। ये पाउंड और डॉलर की जो गिनती है ये आप लोगों को आती है, क्योंकि इकट्ठा आप लोगों ने बहुत किया ना। ये पाउंड और डॉलर की गिनती आप लोगों को आती है, ये 55 था क्रूड, ये आप लोगों को आती है, क्योंकि इकट्ठे बहुत किए डॉलर। आप उसका भी हिसाब होगा, सरकार आने दीजिए। इतना झूठ बोल दिया है देश को, सरकार आने दीजिए। क्या आम नागरिक की फिक्र ही नहीं है? यहाँ तक क्या है? मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का आपके प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, नहीं किया था 2015 में जम्मू कश्मीर से? 80,000 करोड़ का पैकेज दूंगा, कहाँ है बताइए? कहाँ है सर? सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए। अरे सुन भी लीजिए, अब आप जम्मू कश्मीर में आएगी, आ रही है। और यहाँ तक विकास की बात है, 9,000, अरे सुन लीजिए ना बात, 9,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी है, 9,000 किलोमीटर की। उसके बाद 11,19,282 मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है? उसको भी देखिए जरा पर, ठीक है, सड़कें बन रही हैं। मैं आखिरी कमेंट लेता हूं दिनेश जी से। दिनेश जी, आखिरी कमेंट और कंक्लूजन कमेंट आपसे रहेगा मेरा। देखिए, अब चुनाव चरम सीमा पर है, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। वो पार्टी उसको क्रिटिसाइज करेगी, वो पार्टी करेगी, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी कि हम एक दूसरे को एक्सपोज करके मतदाताओं को ये मैसेज दे कि हम ईमानदार हैं। अब देखते हैं मतदाता किसकी तरफ झुकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ आज के इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका भी शुक्रिया, जावेद जी शुक्रिया और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।